हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, जिसके लिए अलग अलग मॉडल्स हमने देखे। थॉमसन का मॉडल देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, दोनों की कमियों को समझा और कमियों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे थे। रदरफोर्ड के मॉडल की जितनी कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोहर का परमाणु मॉडल आया था, ये हमने पढ़ा। और बोहर के परमाणु मॉडल को समझने से पहले जिस इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं कि वो क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है, जिसको रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वहां पर कुछ पॉइंट समझने की जरूरत थी, जैसे आपका रेडिएशंस क्या होते हैं उसको समझा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन है आपका, जब वो इमिट करेगा, एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाएगा, उस टाइम पर रेडिएशंस निकलेंगे या रेडिएशन अब्सॉर्ब होंगे। जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो एनर्जी का क्या होगा, अब्सॉर्प्शन होगा। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तो उस टाइम पर वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। किस फॉर्म में एनर्जी इमिट होगी, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी। ओके, तो इतनी चीजें समझने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने लास्ट सेशन में भी अच्छे से आपको समझाया था। होपफुली आपको समझ आया होगा, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। फोटो यानी कि लाइट, प्रकाश। इलेक्ट्रिक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से आप समझ सकते हैं या विद्युत से। ओके, इफेक्ट यानी कि प्रभाव। विद्युत के कारण जो आपका प्रकाश, फोटो यानी प्रकाश, प्रकाश के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे ही प्रकाश पड़ रहा है किसी मेटल सरफेस पे, वहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अपना बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा कि रदरफोर्ड का मॉडल जहां पर फेल हो गया था या कुछ चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फेल एग्जैक्ट नहीं करेंगे पर कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी उस मॉडल की, वो यहाँ पर आप उनको पूरा होते हुए देखोगे, यानी लिमिटेशंस को दूर किया गया नील्स बोहर के परमाणु मॉडल द्वारा। ओके, तो नील्स बोहर ने सबसे पहले किसकी बात की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की। वो हाइड्रोजन को लेकर चले, हाइड्रोजन का एटम लेकर चले और उसी के आधार पर उन्होंने क्या बोला कि एटम में ऐसे ऐसे चीजें पाई जाएंगी। ओके, जो उनका एटॉमिक मॉडल था उसका सबसे पहला पोस्टुलेट कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस होगा कोई, तो ये न्यूक्लियस है एटम में, जो सेंटर पार्ट होगा एटम का। इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होंगी, ये कक्षा है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे। तो ये कक्षा होगा, इसमें आपका कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मूव कर रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से, वृत्ताकार पथ। इन वृत्ताकार पथों को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा, कक्षा कहा, जैसे रदरफोर्ड ने भी कहा, और साथ में क्या कहा, स्टेशनरी स्टेट यानी स्थायी अवस्था कहा, और एनर्जी स्टेट यानी ऊर्जा स्तर भी उसको नाम दिया गया। ओके, और ये सच में थी ही क्या, ऊर्जा के ही स्तर थे ये। और ऊर्जा के स्तर किस प्रकार थे कि अगर मैं इसको N1 मान लूं, पहली वाली को, दूसरी को N2 मान लूं और इसको N3 मान लूं, तो इनका एनर्जी लेवल किस प्रकार था, N1 is less than N2 is less than N3, इस प्रकार था। यानी ये जो पहली वाली कक्षा है ये कम एनर्जी की होगी, इससे ज्यादा एनर्जी की ये दूसरी होगी, और इससे ज्यादा एनर्जी की ये तीसरी, ये उन्होंने बताया। ओके, और इससे क्या समझ में आता है, पहला पोस्टुलेट कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इन एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, सबकी एनर्जी अलग अलग है, ये हमने बता दिया। कैसे है सबकी एनर्जी अलग अलग, N1 की कुछ है, जितनी भी है उससे ज्यादा किसकी है, N2 की है, और N2 से ज्यादा किसकी है, N3 की है। और N3 के बाद अगर एक और एनर्जी लेवल आता है, एक और कक्षा आती है, तो उसकी ऊर्जा इस N3 के मुकाबले या इसकी अपेक्षा क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो इस तरह से इनका क्रम चलेगा।
तो ओवरऑल सबसे पहला पोस्टुलेट कहता था बोहर के परमाणु मॉडल का कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसकी स्थिति की बात करें पूरे एटम में, तो जैसे रदरफोर्ड ने बताया वो कक्षा में ही रहेगा, लेकिन वो कक्षाएं कैसी होंगी, विभक्त होंगी, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स उन्होंने कहा था। ओके, विभक्त कक्षाएं होंगी, यानी अलग अलग कक्षाएं हैं और अलग अलग एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल को ये क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और इन्हीं एनर्जी स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो एक एनर्जी स्टेट यानी एक ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनके लिए, उन सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब तक वो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम रहा है, तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, लगातार समान बनी रहेगी। पहला पोस्टुलेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इस प्रकार से हाइड्रोजन का उन्होंने देखा, तो हाइड्रोजन में आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। और उन्होंने साथ में क्या बोला कि जो इतनी सारी विभक्त अलग अलग कक्षाएं दिख रही हैं, एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं, इन सब के लिए केंद्र एक ही होगा, यानी न्यूक्लियस एक ही होगा, क्योंकि एटम एक ही है। सिर्फ उस एटम के अंदर, ये है तो एक ही एटम ना, ये एक एटम है आपका पूरा हाइड्रोजन का। इस एटम में अलग अलग कक्षाएं इस प्रकार है। जब आप हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं तो वैसे उसमें एक ही कक्षा होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर आप ज्यादा परमाणु क्रमांक का कोई एटम ले लेते हैं, सपोज आपने ऑक्सीजन ले लिया या फिर आपने क्लोरीन ले लिया, सोडियम ले लिया, तो उन सब में और एनर्जी लेवल्स होंगे, एक नहीं होंगे, 2 या 3 होंगे। तो वहां पर उन 2-3 एनर्जी लेवल्स के लिए केंद्र एक ही माना जाएगा। इसीलिए इन्हें कॉन्सेंट्रिकली या कॉन्सेंट्रिक और सकेंद्रीय या सकेंद्रक कहा गया है, क्योंकि एक ही केंद्रक है, यानी एक ही न्यूक्लियस है यहाँ पर। ओके, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो ये विभक्त कक्षाएं थी उनको उन्होंने क्या कहा, इस प्रकार से K, L, M, N इनको कहा जाएगा, और इनकी वैल्यूज भी बताई जाएगी। K की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, L की 2 लेंगे, M की 3 लेंगे, N की 4 लेंगे। इस प्रकार से उनकी जो K की वैल्यू बढ़ती जाएगी, K से L पर जाएंगे, L से M पर जाएंगे, M से N पर जाएंगे, तो N के बाद अगर आपका नेक्स्ट आएगी कक्षा तो उसके लिए फिर 4 से 5 हो जाएगी वैल्यू। इतना समझ गए थे। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. The energy change does not take place in a continuous manner. क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो अंदर वाला पास ऑर्बिट आपको दिख रहा है, ये N1 है सपोज, ये दूसरा N2 है और ये कितना है N3। 3 आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये 3 एनर्जी लेवल्स क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, N1 में है, और इसको N1 से कहाँ जाना है, N2 पर जाना है। N1 ये हो गई और यहाँ से इसको यहाँ आना है, N1 से N2 में आना है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था आपका कोई, तो उसको N1 आपका क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है, जबकि N2 आपका क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है। तो जब लोअर एनर्जी से N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्साइटेशन बोलेंगे। N1 से N2 में क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है, उत्तेजित हो गया है, और उत्तेजित होने के बाद उसने N1 से N2 में जंप किया है। लेकिन वो उत्तेजित कब हुआ है, जब उसको एनर्जी मिली।
क्या समझे? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन तब गया है जब उसको इतने डिफरेंस की एनर्जी मिली है, दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो उसने एब्जॉर्ब की है। तो एक्साइटेशन में क्या होगा? आपका एब्जॉर्प्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जो कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर में था, N1 में था, उसको उतनी एनर्जी मिली और फिर उसने क्या किया? N2 में जंप किया या एक्साइट होकर, उत्तेजित होकर, या वो N1 से N2 पे गया। उस केस में क्या किया? उसने एब्जॉर्ब करा। किसको? इस एनर्जी को, जितनी उसको चाहिए थी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर वो वापस इस N2 की क्लास से इलेक्ट्रॉन N1 में जाता है, N2 से N1 में गया, इस केस में क्या हुआ? N2 आपकी क्या थी? हायर एनर्जी स्टेट थी, हायर से वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आया। उस केस में उसने उतनी एनर्जी रिलीज की होगी। रिलीज करने का मतलब क्या है कि वहां पर डी एक्साइटेशन हुआ है, और डी एक्साइटेशन के केस में ये एनर्जी को क्या करेंगे? इमिट करेंगे। ओके, तो सिंपल ही है। N1 N2 के केस में एब्जॉर्प्शन होगा, यानी जब N1 से N2 पर जा रहा है, और दूसरा क्या होगा? जब N2 से N1 में आएगा तो आपका इमिट करेंगे एनर्जी को, इमिशन होगा। तो इतना आपको इससे समझ में आ गया था, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसी को आगे समझेंगे कि क्या हो रहा है। अब आपको एनर्जी चाहिए कितनी? N1 और N2 की बात कर रहे हैं जब हम, तो उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी का दोनों के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस कितना होगा? N1 की अगर हम बात करें, N1 ऑर्बिट की, उसकी एनर्जी सपोज E1 है। एनर्जी स्टेट है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, सपोज वो E1 है। जब बात करेंगे N2 की, हमने क्या पढ़ा कि इस ऑर्बिट से अगर हम इस ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी हमें बढ़ती हुई दिखती है, यानी N1 की जो एनर्जी है वो कम है N2 की अपेक्षा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो इसी आधार पर, चूंकि N1 की एनर्जी क्या है? कम है, और N2 की एनर्जी ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी एनर्जी में भी कुछ चेंज होगा, तभी तो वो ज्यादा है। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। N1 की एनर्जी E1 है और N2 की एनर्जी कितनी है? E2 है। अब हम कहेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी डेल्टा E की वैल्यू कितनी है? E2 माइनस E1 है। अगर उस एनर्जी में डिफरेंस देखेंगे हम कि डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इतना ही आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में इसको लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ रही है। फ्रीक्वेंसी किसकी? यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, किस चीज का एब्जॉर्प्शन हुआ? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, या इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। जब उस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तभी वो एक्साइट होकर N2 में गया, N1 से N2 में गया। दूसरे केस में जब उसने यहाँ से N3 से अगर N2 में कहें, या N2 से N1 में कहें, या आपका N2 से N1 में आ रहा है, या फिर ये वाला केस देख लीजिए जहां पर N3 से आपका N2 पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में डी एक्साइटेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है। तो उस केस में वो क्या करेगा? रेडिएशन को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, उसी रेडिएशन को जिसे हमने मैक्सवेल के थ्योरम में पढ़ा था। ओके, वही, और किसकी फॉर्म में निकाला है? एच न्यू की फॉर्म में निकाला है, ये डेल्टा ई। इतनी एनर्जी या तो वो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? एक्साइट होगा, हायर एनर्जी में जाएगा, N1 से N2 पे जाएगा, और या क्या करेगा? इमिट करके N2 से वापस N1 पे आ जाएगा। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, और हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी पर आ रहा है इमिशन के बाद।
तो ये क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट था बोहर्स मॉडल का। ओके, थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं कि ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन, वही रेडिएशन जो N1 से N2 पर ले जाने में हेल्प कर रहा था, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, जब ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। वो रेडिएशन कितना है, h न्यू है, डेल्टा ई जिसे कह रहे हैं। और दूसरी केस में N2 से वापस N1 पे आने के लिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है ये रिलीज करेगा एनर्जी या इमिट करेगा, रेडिएशन बाहर निकालेगा, और उस केस में वो रेडिएशन यही है h न्यू। तो दोनों केस में हमें इस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है। जो ये न्यू है क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर। जब ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन क्या है आपका, ट्रांजिशन वही है जो आपका एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन हो रहा है, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होना इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो एक्साइटेशन हो या डी एक्साइटेशन हो, दोनों ही केस में जब इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, एनर्जी लेवल को शिफ्ट करेगा या चेंज करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाएगा, उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। ओके, तो ये ट्रांजिशन हो गया। तो उस ट्रांजिशन के केस में जब ये ट्रांजिशन ही हो रहा है N1 से N2 और N2 से N1 पे आना, ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन के केस में कितनी एब्जॉर्ब हुई है रेडिएशन और कितना इमिट हुआ है रेडिएशन, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी देखनी है। अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय। तो डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू है जो हमने पहले देख लिया, E2 माइनस E1। यही है डेल्टा ई, यानी उन दोनों एनर्जी लेवल्स का, N1 और N2 के एनर्जीज के बीच का डिफरेंस। N1 हमने बता दिया था कि N1 के लिए आपकी एनर्जी होगी E1 और N2 के लिए होगी E2। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है N2 की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू N1। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 आ जाएगा, और डिफरेंस को हम डेल्टा ई से लिखते हैं। ओके, अब इस डेल्टा ई की वैल्यू हमें कैसे पता है, हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने प्लैंक के उसमें पढ़ा था। ओके, E इज इक्वल टू एच न्यू, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, वो रेडिएशन जो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया है या फिर एब्जॉर्ब किया है, और उसकी वैल्यू क्या है, वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी स्टेट से यहां गया है तो इतनी एनर्जी की रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है जब वो लोअर से हाइयर पे गया है। दूसरा केस, जब वो हाइयर से लोअर किया है तो इसी एनर्जी का उसने रेडिएशन इमिट किया है, यानी उत्सर्जित किया है। तो वो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो वो क्या होगा आपका, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, जहां पर H आपका क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब यानी अवशोषित किया गया है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और उसको अवशोषित करके वो हाइयर एनर्जी लेवल पे गया है, वही रेडिएशन जब वो हाइयर से लोअर पे आया है तो उसने उत्सर्जित किया है। तो एक बार अवशोषण हुआ है, एक बार उत्सर्जन हुआ है, और दोनों ही केस में हमें क्या मिल जाएगी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। वो कितनी है, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट को समझेंगे।
चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पोस्टुलेट को समझने से पहले यहाँ पर बताया गया वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर allowed energy state respectively. This expression is commonly known as Bohr's frequency rule. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या बताया गया है, E1 और E2 जो है आपकी वो एनर्जी लेवल है कौन सी, एक आपकी क्या है हाइयर एनर्जी स्टेट है E2 और दूसरी आपकी लोअर एनर्जी स्टेट है जो कि क्या है E1 है, और ये दोनों एनर्जीज हैं उन लोअर और हाइयर एनर्जी स्टेट की। इस पॉइंट को भी नोट कर दीजिए। और इसी एक्सप्रेशन को जो हमने यहाँ पर लिखा था U इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, ये आपका क्या है बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है, क्वांटित रहता है। और क्वांटा का मतलब मैंने आपको बताया है कि गुणांक के रूप में आपको मिलेगा, और वो गुणांक कैसा होगा, एक पूरे होल नंबर के पूर्णांक के रूप में होगा। ओके, तो समझिए कोणीय संवेग आपका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम बात करें MeVr यही है, ये होता है आपका इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। इस फॉर्मूले को याद रखा, इसी से आपकी कई चीजें क्लियर हो। पहले कोणीय संवेग होता क्या है, संवेग क्या होता है, मोमेंटम। जो कोई भी चीज अगर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो करने का मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ मोशन है। वो जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं चल रही हूँ या फिर मैं दौड़ रही हूँ, उस केस में मेरी बॉडी में क्या है, मोमेंटम है। उसी प्रकार यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, मोमेंट दिखाएगा वो। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाता है किस केस में, उन सर्कुलर पाथ के केस में जो ऑर्बिट। और जब बात इलेक्ट्रॉन की होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उन ऑर्बिट्स में घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्षाओं में पाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं जिन ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग जो होगा, MVR की वैल्यू जो होगी वो H अपॉन 2π के पूर्णांक गुणक के बराबर होगी। पूर्णांक गुणक का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरह से होल नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, तो चौथा पोस्टुलेट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं पाए जाएंगे, सारे एनर्जी लेवल्स में नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर उस कक्षा का जो कोणीय संवेग होगा वो H अपॉन 2π के पूर्णांक गुणक यानी कि होल नंबर मल्टीपल जिसे आप कहेंगे उसके रूप में होगा। ओके, तो इतना आपको यहां समझ आ गया, जहां पर Me आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ओके, V क्या है, उसका वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है। R क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है उसकी, किसकी, ऑर्बिट की, जिसमें वो घूम रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कि क्या क्या यहाँ पर बता रहा है चौथा पोस्टुलेट हमें। Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple. Electron can move only in those orbits which its angular momentum is integral multiple of H upon 2π। H upon 2π का क्या होगा, पूर्णांक गुणक होगा, यही बताया। That is why only certain fixed orbitals are allowed. Thus, an electron can move only in those orbits which its angular momentum is integral multiple of H upon 2π. That is why only certain fixed orbits are allowed.
दो बार समझाया जा रहा है आपको कि सिर्फ उन्हीं फिक्स ऑर्बिट में आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी हर जगह वो, अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात आ रही है तब भी आपका क्या होगा उस केस में, कि ऐसी स्टेट वहां पर मिलेगी कि जहां पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पा रहा है, एन की वैल्यू अगर कम ज्यादा होगी, यानी फुल होल नंबर्स में नहीं आएगी, 1 2 में नहीं आएगी, डेसिमल में आ गई, हाफ में आ गई, फ्रैक्शन के रूप में आ गई, उस केस में क्या करेंगे, तो वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होगी। आपका बोहर्स का सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, विभक्त कक्षाएं बताई थी। विभक्त कक्षाएं क्या कह रही थी आपकी, कि इस प्रकार से के एल एम एन, और जहां पर के एल एम एन की वैल्यू क्या थी, के लिए 1 थी, एल के लिए 2 थी, एम के लिए 3 थी, एन के लिए 4 थी, ये था। तो इसका मतलब ही क्या है कि ऐसी कक्षाओं में पाया जा रहा है जिनके लिए आपका एन की वैल्यू किसके रूप में होगी, होल नंबर के रूप में होगी या पूर्णांक गुणक के रूप में होगी। ओके, तो ये चौथा पोस्टुलेट जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। The details regarding the derivation of energies of the stationary state used by Bohr's are quite complicated and will be discussed in higher classes. However, according to Bohr's theory for hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ने फिर अलग से थ्योरी दी, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज आपकी क्या कहती है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n इज इक्वल टू 1 2 3, दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। हमने सबसे पहले क्या कहा कि के एल एम एन जो क्या होंगी, वहां पर कक्षाएं होंगी, जिन सबके लिए n हम मान रहे हैं, n यानी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, ऑर्बिट्स जिन्हें हम कह रहे हैं, उन ऑर्बिट्स का मान क्या होगा, पहली जो कक्षा होगी उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, वहीं पर अगर चौथी कक्षा है उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इस तरह से आपका क्या होता जाएगा, अगर कक्षाएं आगे बढ़ती जा रही हैं तो n की वैल्यू इसी तरह होल नंबर्स में या इंटीग्रल नंबर्स के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। ये उन्होंने कहा हाइड्रोजन के केस में, और इन्हीं n की वैल्यू को जहां पर आप 1 2 3 4 कह रहे हैं, यानी कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जब आप वो बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी उसको कहा जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा पहला पॉइंट। सेकेंड आपका क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन, ये आपका यहां पर पूरा, पहले फर्स्ट पॉइंट को नोट करिए फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। चलिए अब बात करें, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस। स्टेशनरी स्टेट क्या है आपका, समझिए, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाएं हैं इस प्रकार से, जिनको हमने अलग अलग एनर्जी स्टेट कहा, के एल एम एन इनको कहा जा रहा है, और इनके लिए एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। ये हमें पहले पॉइंट से पता चल रहा है कि इस प्रकार एन की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे कक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं या अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे जा रहे हैं, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स पे जा रहे हैं। ओके, वहीं पर क्या कह रहे हैं कि जो आपकी ये N1 है, यानी जो कक्षा है, कौन सी कक्षा है, पहली कक्षा है N1 जिसे आप कह रहे थे, उस कक्षा के लिए त्रिज्या कुछ और होगी, यानी रेडियस, इस कक्षा की त्रिज्या कुछ और है,
ये वाली अगर रेडियस की बात करें, इस वाले सर्कल की या इस वाली ऑर्बिट की रेडियस की बात करें, वो कुछ और होगी। इस वाली रेडियस पर, इस वाली कक्षा में अगर हम आते हैं तो उसकी रेडियस कुछ और होगी और इसकी रेडियस कुछ और होगी। तो वो रेडियस आप कैसे पता लगाएंगे, उस रेडियस को निकालने के लिए स्टेशनरी स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देंगे जो हमें क्या बताता है, Rn। Rn क्या है, आपकी त्रिज्या है उस पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट की, उस पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट की जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो Rn यानी त्रिज्या, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² a0। इतना समझ गए, वेयर a0 इज इक्वल टू 52.9 pm, 52.9 पिकोमीटर है। Thus, the radius of the first stationary state called the Bohr orbit is 52.9 pm। यानी अगर पहली ऑर्बिट की बात करें तो उसकी रेडियस कितनी है, इतनी है, जिसको क्या कहा जाता है, बोहर की ऑर्बिट भी कहा जाता है। Normally the electron in the hydrogen atom is found in this orbit, that is n is equal to 1। अगर हम किसकी बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट में वो अकेला इलेक्ट्रॉन है। एक ही परमाणु क्रमांक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें, तो ये इस ऑर्बिट में पाया जा रहा है। इसी ऑर्बिट को क्या कहा जा रहा है, बोहर्स ऑर्बिट कहा जा रहा है। और इस ऑर्बिट के लिए Rn की वैल्यू कितनी है, 52.9 pm है, पिकोमीटर है। ओके, ये है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो पहली ऑर्बिट में पाया जा रहा है। जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्टेट में पाया जा रहा है। n1 की जगह n2 में पाया जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर एनर्जी स्टेट में पाया जाएगा तो वहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट आ रहा है तो वहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, सिर्फ इस n के स्क्वायर, यानी कि जिस कक्षा में पाया जा रहा है उसके लिए आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर स्क्वायर को क्या करेंगे, जो बोहर्स ऑर्बिट की वैल्यू है, बोहर्स ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, ये 52.9 पिकोमीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर को, तो आपको उस पर्टिकुलर त्रिज्या की माप मिल जाएगी। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि n3 पर आपका इलेक्ट्रॉन है तो इस n3 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस। तो Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू n3 के लिए कितनी होगी, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर इनटू a0 की वैल्यू कितनी है, 52.9, तो 9 इंटू 52.9 इज इक्वल टू वैल्यू जो आएगी पिकोमीटर में। ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी किसकी, उस n3 की। ओके, तो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ये किसके बाद आया था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद आया था। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।